आप सभी को नमस्कार। मैं विनोद गढ़वाल आज एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर। आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के विषय राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक संविधान सिद्धांत और व्यवहार के अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे को जारी रखेंगे। यह इस अध्याय का मेरा तीसरा भाग है। इसके पहले 2 भाग हम अपलोड कर चुके हैं, जिनमें हमने संविधान किसे कहते हैं, संविधान की क्या आवश्यकता है, संविधान सभा और संविधान सभा का स्वरूप को विस्तार से पढ़ा है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस प्रकार किया गया है और कैसे उसने भारत का संविधान का निर्माण करने का कार्य किया। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपकी किताब के पृष्ठ क्रमांक 17 से इस क्लास को आरंभ कर रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने पहले 2 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले वे उन वीडियो को देख लें और मुझे उम्मीद है कि आपको वे अच्छे लगेंगे और सारे वीडियो आपको समझ में आएंगे। चलिए आज की हम क्लास अब शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है संविधान के कामकाज की शैली। किस प्रकार से हमारी संविधान सभा कार्य करती थी, उसकी क्या शैली थी, इसे हम देखते हैं। तो देखिए, किसी भी संविधान सभा की सत्ता मोटे तौर पर इस प्रकार से आधारित नहीं होती है कि उसमें कौन लोग भाग ले रहे हैं, बल्कि संविधान सभा के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और उसके मूल्यों में छुपी जड़ की लोकप्रिय सत्ता पर आधारित थी। हमारी संविधान सभा में विभिन्न वर्गों, विभिन्न धर्मों के लोग थे जो कि अलग अलग विचार रखते थे और कई विचारों के होने के बाद भी अपने समुदाय या अपनी पहचान से वे परे थे। यानी कि कोई भी सदस्य हो वो व्यक्तिगत तौर पर अपनी पहचान नहीं बनाना चाहता था। वे सब संकीर्ण विचारधारा से परे थे, ऊपर थे। उन सब के मन में राष्ट्रहित सर्वोपरि था। सभी के मत संविधान के विभिन्न विषयों पर काफी मतभेद थे, किंतु उनके ये मतभेद आपसी नहीं थे बल्कि राष्ट्रहित को लेकर थे। हमारी संविधान सभा में अलग अलग मतभेद रहे। संविधान द्वारा भारत में कैसे शासन व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए, शासन व्यवस्था केंद्रीकृत होना चाहिए या विकेंद्रीकृत होना चाहिए, राज्यों के साथ किस प्रकार के संबंध होना चाहिए, न्यायपालिका की क्या शक्तियां होना चाहिए, या संपत्ति के अधिकार की रक्षा संविधान को करना चाहिए। अलग अलग विषयों पर संविधान सभा के सदस्यों में मतभेद थे। यदि किसी एक विषय पर मतभेद नहीं था तो वह था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार से आशय धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग या आय के बिना भेदभाव के सभी को समान रूप से मत देने का अधिकार हो। इस विषय को संविधान सभा ने बहस करना उचित नहीं समझा कि किसे वोट देने का अधिकार हो, किसे मत देने का अधिकार नहीं हो। इस विषय को छोड़कर सभी विषयों पर संविधान सभा के सदस्यों में काफी बहस हुई और इसने सभी बहसों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी सदस्यों ने अपने अपने विचारों को त्याग दिया। ऐसा नहीं किया कि हम हिंदू हैं तो हिंदुओं का पक्ष ज़्यादा लेंगे, हम मुस्लिम हैं तो मुसलमानों के हितों की रक्षा करेंगे। सभी ने इस संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठकर देश के विकास के लिए एक सर्वमान्य संविधान का निर्माण किया। हमारे संविधान ने उन ऐतिहासिक परंपराओं को याद रखा जिससे आज हमारा संविधान फ्रांस की क्रांति एवं अमेरिका की क्रांति के यादगार अध्यायों में से एक है। उम्मीद है मैंने आपको समझ में आया होगा। शॉर्ट में समझाया, आपकी किताब में विस्तार से दिया है, तो आप किताब भी पढ़ते जाइएगा।
इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है संविधान की कार्यविधि। तो संविधान करने की क्या कार्यविधि थी? देखिए, सामान्यतः संविधान में सार्वजनिक विवेक का परिचय देखने को मिलता है। हमारे संविधान सभा में विभिन्न मुद्दों विषयों पर चर्चा करने हेतु अलग अलग समितियां बनाई गई थी। आमतौर पर इन समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनके आपस में विचार नहीं मिलते थे। आपस में ये एक दूसरे से सहमत रहते थे। अंबेडकर जी तो गांधी जी और कांग्रेस के घोर विरोधी थे, इनके आलोचक थे और सदैव अंबेडकर जी गांधी जी और कांग्रेस पर अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु कार्य नहीं करने का आरोप लगाते थे। वहीं सरदार पटेल और नेहरू जी के विचार भी एक दूसरे से असहमत थे। फिर भी इन सभी ने देश हित में मिलकर कार्य किया। संविधान सभा के लिए विभिन्न प्रावधान इन कमेटियों द्वारा अलग अलग बनाए गए, किंतु सभी पर एक समान रूप से बहस की गई। संविधान में खूब बहस की गई और बहस के माध्यम से इन विषयों को, इन प्रावधानों को पारित कराने का कार्य किया गया। आमतौर पर यह प्रयास किया जाता था कि संविधान के सभी प्रावधानों पर आम राय बनाई जाए और संविधान को पारित कराया जाए। फिर भी कई विषयों पर मत विभाजन के द्वारा निर्णय लिए गए, अर्थात उस समय भी वोटिंग कराई गई कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो हमारे संविधान द्वारा विभिन्न विषयों पर वोटिंग कराकर निर्णय करने का कार्य किया गया। फिर वही चीज़ों को हमने एक्सेप्ट किया, अनुसरण किया, अपने संविधान में शामिल किया, जो कि सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए, जबकि भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो ये तीन जो नाम हैं आपको मुख्य तौर पर याद रखना है। बाकी संविधान सभा में जो 8 कमेटियां बनाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है कि संविधान के कार्य को सरल बनाने के लिए कितनी समितियां गठित की गई थी। तो 8 समितियों का गठन किया गया था, जिनकी अध्यक्षता आमतौर पर नेहरू जी, पटेल, राजेंद्र प्रसाद और अंबेडकर जी ने की है। तो बहुत अच्छे से हमारे संविधान को बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक चित्र देखने को मिलता है, जिसमें अंबेडकर जी का स्वागत कर रहे हैं और यह तय कर रहे हैं कि अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाना एक सही कदम था। तो विभिन्न समितियों के बारे में आप विस्तार से जब चर्चा होगी तो पढ़ेंगे, हालांकि हमारी पुस्तक में अभी यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है। तो उन तमाम विषयों पर हमने खुलकर बहस की और उसके बाद जो निचोड़ सामने आया, उसी निचोड़ को हमने हमारे संविधान के रूप में रखा है। हमारे संविधान सभा के सत्र सभी अखबारों और आम जनता के लिए खुले हुए थे, यानी कि संविधान सभा की जो बैठक होती थी उसमें कोई भी भाग लेकर ये प्रत्यक्ष रूप से देख सकता था कि संविधान सभा ने किस प्रकार से कार्य किया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। किसी भी संविधान की सफलता संविधान सभा के बलबूते पर हासिल नहीं की जा सकती है। हमारी संविधान सभा ने उन मूल्यों पर आधारित संविधान का निर्माण किया जो कि हमारे देश के विकास के लिए आवश्यक थे। संविधान यूं ही बनकर तैयार नहीं हुआ। संविधान के सिद्धांतों को मूर्त रूप देने का कार्य संविधान सभा ने किया। वास्तव में जो सिद्धांत हमारे थे, उन्हीं सिद्धांतों को मूर्त रूप देने का कार्य संविधान सभा ने किया, क्योंकि संविधान सभा
में विविधता भरी हुई थी और इतनी ज़्यादा विविधता थी कि कभी भी संविधान तय या संविधान का निर्माण नहीं हो सकता था यदि इसमें सिद्धांत पूर्व से ना तैयार किए गए होते। संविधान लागू होने से कई दशकों पूर्व ही हमारे देश में सिद्धांत तय कर लिए गए थे और ये सिद्धांत राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा बनाई गई सहमति के आधार पर थे। यानी कि जब आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तभी हमारे नेताओं ने इस बात पर आम सहमति बना ली थी कि हमारे संविधान में कौन कौन से सिद्धांत होना चाहिए। जैसे हमारे संविधान ने देश में शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, हम किन प्रणालियों से शासन को चलाएंगे, शासन व्यवस्था कैसी होगी, शासन का स्वरूप क्या होगा, ये तमाम ऐसे सिद्धांत थे जिनको आज़ादी से पहले ही, आज़ादी के आंदोलन के दौरान हम लोगों ने स्वीकार करते हुए एक आम सहमति बनाई थी। संविधान के सिद्धांतों का सारांश पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिसंबर 1946, यहाँ पर तारीख नहीं दी है, 13 दिसंबर 1946 को जो नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव दी थी, उसमें इसका सारांश देखने को मिलता है कि हमारे संविधान में हम क्या क्या रखेंगे, हम भारत को किस प्रकार का देश बनाएंगे। हमारे देश संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देश्य प्रस्ताव रखे गए, उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु गणराज्य, यानी कि जिसमें जनता को सर्वोपरि बनाया गया है, जनता को सारी शक्ति प्रदान की गई है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी गणराज्य बनाने की घोषणा करते हैं। यानी कि ऐसे तमाम सिद्धांत हैं जिन पर आम सहमति बना ली गई थी और यही आम सिद्धांतों का सारांश उद्देश्य का प्रस्ताव में नेहरू जी ने दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया था। तो इन सिद्धांतों पर हमने आम सहमति बनाई थी। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से हमने बहुत कुछ सीखा था और राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत को ही हमने हमारे संविधान में स्थान दिया है। लोकतांत्रिक मूल्यों को हमने संविधान में स्वीकारा है। नेक्स्ट, संस्थागत व्यवस्थाएं। संविधान को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि उसमें संस्थागत स्वरूप का स्पष्ट किया जाए। हमारे संविधान में लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाते हुए जन कल्याण को सर्वोपरि बनाया है। लोकतांत्रिक यानी कि जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन अपनाया है और इस शासन का उद्देश्य होगा कि वह जनता का अधिक से अधिक कल्याण करे। साथ ही शासन के विभिन्न अंगों, शासन के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो शुरू के 2 हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इन दोनों में आपस में क्या संबंध रहेंगे, किस प्रकार से ये कार्य करेंगे, इनमें कौन कौन सी शक्तियाँ होगी। जैसा आपने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं में कि संसद का क्या काम है और कार्यपालिका का क्या काम है। तो इन कामों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है। न्यायपालिका इनसे परे है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो तीनों ही अंगों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। फिर केंद्र के क्या पावर होंगे, राज्यों के क्या शक्तियाँ होगी। तो केंद्र और राज्यों की शक्तियों का भी हमने स्पष्ट रूप से विभाजन किया है। यही कारण है कि हमारे देश का संविधान आज तक सफल संविधान बना हुआ है, क्योंकि हमने शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया है, कोई भी एक दूसरे से टकराए नहीं। इस प्रकार की संविधान में व्यवस्था की गई है। साथ ही संविधान निर्माताओं ने अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उन संविधानों से जो जो अच्छी अच्छी बातें थी उसको हमारे संविधान में ग्रहण किया। हमारे संविधान को तैयार करते समय किसी संविधान की नकल नहीं की, हमने किसी के नकलची हम नहीं हैं। फिर भी हमने जो कुछ अच्छा था उन संविधानों से हमारे संविधान में ग्रहण किया है। अगला हमारा हेडिंग है भारतीय संविधान में अन्य देशों से लिए गए प्रावधान। देखिए, भारतीय संविधान में अन्य देशों से
कई प्रावधान लिए गए हैं। इस कारण आलोचक इसे भारत का जो संविधान है उधार का थैला भी कहते हैं, किंतु हमारा संविधान उधार का थैला नहीं है। हमने कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनमें से जो जो बातें हमारे लिए लाभदायक थी उनको हमने हमारे संविधान में समाहित किया है। तो हम देखते हैं हमने किस किस देश से क्या क्या लिया है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। आपकी राय से मैं और बेहतर वीडियो बना पाऊँगा। चलिए हम शुरू करते हैं संविधान में अन्य देशों से लिए गए प्रावधान। सबसे पहले ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान से हमने क्या क्या लिया है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात और कह दूं कि हमारा जो संविधान है उसमें मुख्यतः 10 देशों के संविधानों से बहुत कुछ लिया गया है। हालांकि आपकी पुस्तक में यहाँ पर 5 का ही जिक्र है, किंतु जो विद्यार्थी विस्तार से संविधान के स्रोत पढ़ना चाहते हैं वो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत नाम से मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को सुनें। यदि आप चाहें तो कमेंट करके भी मुझसे वह वीडियो मांग सकते हैं। मैं लिंक आपको नेक्स्ट भाग में दे दूंगा, तो आप उसे अच्छे विस्तार से समझ सकते हैं। नंबर 1, ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो नंबर 1, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को जीता घोषित किया जाएगा। यह व्यवस्था हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका क्या होगी। जो हमारी संसद है उसमें अध्यक्ष के क्या कार्य होंगे और उसकी भूमिका क्या होगी, यह व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन से ली है। कानून का शासन, यानी कि हमारे देश में विधि का शासन है, कानून के समक्ष सभी समान हैं, तो ये व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही ली है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, जो कानून बनाया जाएगा वो कानून कैसे बनेगा, इसकी व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही ली है। संसदीय प्रणाली या संसदीय स्वरूप, हमारे देश में संसद का क्या स्वरूप होगा। जैसे संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये सभी व्यवस्थाएं हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। इसके अतिरिक्त कई और व्यवस्थाएं हैं जो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है, क्योंकि हम ब्रिटेन के गुलाम थे, ब्रिटेन के उपनिवेश थे। हम ब्रिटिश शासन द्वारा ही संचालित किए जा रहे थे आज़ादी से पूर्व। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने बहुत कुछ लिया है, तो आप मेरे उस वीडियो को देखकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से हमने हमारे संविधान में क्या क्या लिया है। नंबर 1, मौलिक अधिकारों की सूची। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं हमारे आज। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शिक्षा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो अधिकार है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, यानी कि मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा हमारे संविधान में ली गई है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। साथ ही साथ जो हमारी प्रस्तावना है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ली गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, तो ये व्यवस्था भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। न्याय पुनर्विलोकन का अधिकार। देखिए, न्याय पुनर्विलोकन का मतलब होता है संसद कानून बनाती है, यदि संसद द्वारा बनाए गए कानून से संविधान का उल्लंघन हुआ है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उसकी पुनर्व्याख्या कर सकती है, उसकी समीक्षा कर सकती है। तो जो समीक्षा का अधिकार है, जो संसद द्वारा बनाए गए कानून की जांच करने का अधिकार है, व्याख्या करने का अधिकार है,
उसे ही न्याय पुनर्विलोकन का अधिकार कहते हैं। और यह व्यवस्था भी हमने अमेरिका के संविधान से ही हमारे संविधान में ली है। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो तमाम व्यवस्थाएं हैं जो कि हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। नंबर 3, फ्रांस का संविधान। देखिए, फ्रांस में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी और वो क्रांति समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आधार पर की गई थी। हमारे देश में भी हमने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत को अपनाया है। तो जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत है, ये फ्रांस के संविधान से हमने भारतीय संविधान में समाहित किया है। नंबर 4, आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से भी भारतीय संविधान में बहुत कुछ लिया गया है। नंबर 1, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जिस प्रकार नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य को नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में इसकी व्यवस्था की गई है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। दूसरा, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। आपको याद होगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि कला, साहित्य जगत, खेल, समाज सेवा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य करते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। उनकी संख्या कितनी होती है? 12। तो ये जो राज्यसभा में मनोनयन की प्रक्रिया है, यह भी हमने अमेरिका के संविधान से ही ली है। इसके बाद हमारा बचता है कनाडा का संविधान। तो कनाडा के संविधान से हमने लिया है अर्धसंघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, अर्धसंघात्मक यानी कि हमारा केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, किंतु इन दोनों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो हमने कनाडा के संविधान की व्यवस्था को अपनाते हुए ही किया है। साथ ही साथ अविशिष्ट शक्तियां। देखिए, शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां हमने बनाई है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। किंतु इन सूचियों के अतिरिक्त जो विषय रह जाते हैं उन्हें अविशिष्ट शक्तियां कहते हैं और ये अविशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपी गई है। तो अविशिष्ट शक्तियां भी हमने कनाडा के संविधान से ही ली है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे संविधान में किस देश से क्या क्या लिया गया है। इसके अतिरिक्त जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कई ऐसे देश हैं जिनसे हमने बहुत कुछ हमारे संविधान में लिया है। तो हमारी पुस्तक में नहीं है, इस कारण हम नहीं पढ़ेंगे। निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वह अनेकता में एकता, सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाला और विविधताओं से भरा संविधान सभा थी। फिर भी सभी ने एक दूसरे के मतों का सम्मान करते हुए अपने पक्ष में सैद्धांतिक तर्क दिए और उन तर्कों के आधार पर अपने विचारों को संविधान सभा में समाहित किया। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, आपकी पुस्तक में 2 वर्ष 11 महीने दिया है, लेकिन 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अथक परिश्रम से तैयार किया गया, जिसमें कुल मिलाकर 166 बैठकें हुई। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में 166 बहसें की गई, बैठकें हुई और इन बैठकों में एक सर्वमान्य संविधान का निर्माण किया। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई। इसी समय अवधि के दौरान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन होते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और भारत की संविधान सभा के द्वार सभी के लिए खुले हुए थे। इसके प्रत्येक अनुच्छेदों पर काफ़ी बहस हुआ और इसके हर
अनुच्छेदों पर हुई बहस के मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया है, जिसे हम एक पुस्तक के रूप में पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर भारत का संविधान एक सशक्त एवं सर्वांगीण विकास करने वाला है, जिसके कारण यह आज तक सफल संविधानों की श्रेणी में खड़ा हुआ है और हम सफलतापूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने इन शॉर्ट बहुत संक्षिप्त में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी संविधान से संबंधित आपकी पुस्तक से मिलती हुई, वो सभी आपके सामने रख दी है। तो एक बार आप पुस्तक पढ़ें, एक बार वीडियो देखें, आपका पूरे कंसेप्ट जो है, पूरे अवधारणा आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारा अध्याय 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इस अध्याय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, उनके उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप इस अध्याय को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपनी पढ़ाई नियमित और निरंतर रूप से करते रहें, यही शुभकामनाएं। पुनः आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जी हाँ साथियों, एक बात और, अब आप आज के प्रश्न नोट कर लीजिए, जिनके उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नंबर 1, संविधान में उद्देशिका प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया एवं किसके द्वारा? संविधान में उद्देशिका प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पृष्ठ क्रमांक 2, संविधान बनाने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? पृष्ठ क्रमांक 3, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? नंबर 4, संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? और प्रश्न क्रमांक 5, संविधान सभा ने कितनी समितियों का गठन करके संविधान को बनाया है? संविधान सभा ने कितनी समितियों का गठन किया? आप इन प्रश्नों का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें, ताकि आपको वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी की कमेंट की प्रतीक्षा करते हुए आपका शिक्षक, सभी को पुनः नमस्कार। Pause button.